हेलो राहुल, वेलकम टू लीगल भूत। कैसे हो आप? बस यार बढ़िया। आप बताओ क्या हाल है। बहुत सही। बहुत मुश्किलों से मुझे आपको बड़ा अप्रोच करना पड़ा। और वैसे भी इन दिनों आप बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे होंगे, दुनिया भर के कॉल आपके पास आ रहे होंगे कि भाई कैसे किया कैसे किया। हाँ, थोड़ा सा तो चल रहा है क्योंकि जो ऑर्डर हुआ है उसकी उम्मीद थी नहीं। कोर्ट ने काफ़ी हम्म, साथ दिया। हम्म, तो उसी चक्कर में लोग पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा चलता रहता है, फिर अपने केस पे भी ध्यान देना पड़ता है। उसके लेकिन साथ लाइव आपको भी तो है, बोला सब ही था कुछ है। मैंने कि बैठेंगे हम लोग साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, और थैंक्स इस भाई। इस वीडियो को देखने वाले सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई कि गाजियाबाद ज़िले में उत्तर प्रदेश में आपने वो कर दिखाया जिसका मतलब मुझे मुझे लगता नहीं है कि ये सदियों में ऐसा होता है। और ठीक है, आपकी मेहनत है। आपने बहुत अच्छे से बिना डरे बिना बिना भाई बस सब लोगों का साथ है क्योंकि सलाह तो लेते ही हैं हम लोग सबसे। जी जी जी। तो ज़रूरी होता है कि रास्ते में मिल रहे लोग सलाह कैसी दे रहे हैं। अगर सलाह गलत हो तो चीज़ें भी गलत हो सकती हैं। तो वो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इस वीडियो को पब्लिश होने के बाद आपको बार हम्म, बार सबको नहीं बताना पड़ेगा। आप ये वीडियो का लिंक उन सबसे शेयर कर देना, तो बिल्कुल वो सब अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि इस बिल्कुल। वीडियो में पूरा ब्रीफ में मैं आपसे जानूंगा कि कैसे आपने किया, कैसे किया, क्या हुआ, किस स्टेप पे आपने कौन सा एक्शन किया। तो ठीक है, बिल्कुल बताइए क्या स्टार्ट जानना करते हैं। चाहते तो सबसे पहला ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से कैसे? हैं। मतलब केस की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। हम्म। बेसिक स्टार्ट करते हैं कि भाई 125 का केस हुआ था। ठीक है। करीब 2 ढाई साल पहले इसने केस डाला था, सितंबर 2021 के आसपास। हम्म। 20 के एंड में या 21 के स्टार्टिंग के आसपास में। ठीक है। तो स्टार्टिंग में केस चलता रहा। लड़की ने अपने इनकम एफिडेविट सबमिट किए कोर्ट के अंदर। हम्म। तो वो इनकम एफिडेविट जो है हिंदी में था, ठीक है। है ना। तो सबसे पहले तो मुझे वहीं पे डाउट हुआ क्योंकि जो रजनीश वर्सेस नेहा था जो सुप्रीम कोर्ट का है, जी। वो इंग्लिश में जारी किया था सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब उसका एफिडेविट पढ़ रहा था तो हम्म। एक जगह मेरा माथा ठिनका, हम्म। जहाँ पे शपथकर्ता को हम्म। अपना आईटीआर बैंक स्टेटमेंट देना होता है। हम्म। वहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्होंने एफिडेविट में छेड़खानी करके हम्म। शपथकर्ता की जगह लिख दिया विपक्षी अपना आईटीआर ओके ओके जमा ओके करे। ओके। मतलब समझ रहे हो आप। तो विपक्षी तो आप हैं शपथकर्ता उनके तो लिए। विपक्षी, उसके लिए मैं हो गया। जी जी जी। अब उसने क्या करा, विपक्षी अपना आईटीआर बैंक खाता फलानी ढिकानी जमा करे, उसने लिख दिया नहीं है। ओके ओके। तो वो क्या करना चाह रहे थे, वो उस चीज से बचना चाह रहे थे कि भाई हमसे कोई बाद में पूछेगा हम तो बोल देंगे विपक्षी लिखा हुआ था, हम पे है ही नहीं विपक्षी का। जी 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 जी। तो भाई उसके लिए मैंने पहले कोई और वकील किए हुए थे, जिन्होंने मेरा ये ऑर्डर किया है वो कोई और वकील थे। तो ओके ओके। पहले उन्होंने मेरे को बोला कि भाई इसमें ज़्यादा कुछ होगा नहीं, हम्म। कोर्ट में हम बात करते हैं। तो कोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है। हम्म। तो उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। ओके, जज साहब ने आपकी बात को सुनने से डिस्ट्रिक्ट मना कोर्ट कर में, दिया। हाँ, जज ओके। साहब ने सुनने से मना कर दिया कि नहीं कोई गलती नहीं है, ये है वो है। ठीक है। उसके बाद फिर भाई मैं गया सुप्रीम कोर्ट, पीआईएल में। हम्म। मैंने वहाँ पे कंप्लेंट करी कोर्ट की हम्म। सीधे। और मैं फिर वो पीआईएल की कॉपी लेके आ गया नीचे कोर्ट में। तो ठीक भाई है। नीचे कोर्ट ने फिर मुझे हड़का दिया और मेरे पे ओके। कॉस्ट लगा दी करीब 400-500 रुपए के आसपास की। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो फिर वो समय थोड़ा ऐसा था जब मैं परेशान बहुत था। तो ओके। मैंने अपना वकील चेंज करा क्योंकि मुझे वकील से थोड़ा सपोर्ट मिल नहीं रहा था। मतलब आप ये कह लो कि भाई सही जानकारी नहीं मिल रही थी या मैं हम्म सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने हम्म वकील चेंज करा। हम्म। वकील जब चेंज करा तो मैंने उनसे सबसे पहले स्ट्रेटजी पूछी कि भाई ये मेरा सिनेरियो है केस का, हम्म। और इसमें आप करोगे क्या, ठीक है। ठीक है। कि इसमें कुछ सोल्यूशन है नहीं है, आप कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये तो जो चल रहा है सरासर गलत चल रहा है कोर्ट में। तो उन्होंने बोला कि आराम से निपट जाएगा, टेंशन मत लो। हम्म। तो मेरी उनसे कुछ थोड़ी बहुत सलाह मशवरा हुई, मैंने उनको केस दे दिया अपना। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई ठीक है। कि जी ये जो फॉर्मेट है कोर्ट में इस हम्म टाइम, हम्म मुझे भी इस चीज़ की परमिशन दी जाए कि हम्म। मैं भी अपना इनकम एफिडेविट इसी फॉर्मेट में दूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब आपने कोर्ट के ऊपर ये डाल दिया। हाँ, हम्म। हमने कोर्ट से ये परमिशन मांगी कि भाई जिस फॉर्मेट में आपने लड़की का एफिडेविट एक्सेप्ट किया है, हम्म इसी फॉर्मेट में आप हमारा भी एक्सेप्ट करें और आपको आपत्ति नहीं होगी। तब भाई जज साहब का पहली बार माथा ठिनका हम्म। और उन्होंने जो है बोला कि इस एफिडेविट में ऐसा क्या बवाल है बताओ मुझे, जो इस पे इतनी वो चल रही है। ओके, तो फाइनली वो आपकी बात तो सुनने को तैयार हो गई। हाँ, क्योंकि
भाई देखो ये एक बहुत छोटी गलती है, विपक्षी और शपथकर्ता। जी जी जी। उन्होंने देखा भाई लड़की ने फॉर्म भर रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जान दो। लेकिन जब हमने कोर्ट के ऊपर ही अकाउंटेबिलिटी डाल दी, तब कोर्ट ने वो देखा, भाई पूछा क्या मसला है, हमने उन्हें बताया कि फला फला पेज नंबर पे फला फला पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि विपक्षी अपना, और आपको ये बखूबी मालूम होगा कि पूरे के पूरे इनकम एफिडेविट में लास्ट में कहीं पे जाके अपोजिट पार्टी का डिस्क्लोज करना होता है, बाकी पूरा फॉर्म हमारे बारे में होता है, शपथकर्ता के बारे में होता है। एग्जैक्टली। तो ये हुई कहानी, तब जाके जो है कोर्ट ने हमारी बात का संज्ञान लिया। ओके। उसके बाद फिर हमने 340 लगाई, ठीक है 340, हाँ उसी के बाद लगाई थी शायद। उसके बाद 340 कोर्ट ने एक्सेप्ट करी, हाँ उसके बाद कोर्ट ने 340 एक्सेप्ट करी, ठीक है। उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट वगैरह सारी चली। हम लोगों ने, आपको याद होगा एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सैयद नजीम हुसैन का एक जी 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 जी, वो लखनऊ बेंच का एक ऑर्डर है, हाँ, जिसमें कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी भी चलते हुए केस में 340 फाइल की जाती है तो पहले 340 का निस्तारण किया जाए, पहले उसका डिस्पोजल किया जाए। बिल्कुल सही बात। तो उसके ऊपर पूरा प्रोसीजर चला, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुई, बहस हुई। तो फाइनली जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो यही निकल के आई कि भाई लड़की ने जो है चीजें छुपाई हैं। इसी बीच जो है जब आर्ग्यूमेंट चल रही थी, जब उसकी सुनवाई चल रही थी, तो हमने भी जो है कोर्ट में लड़की के जो डॉक्यूमेंट्स थे, भाई जो वो कमा रही थी, मेरी जो प्रिय पत्नी है उन्होंने कुछ काम किया हुआ था, वो मतलब कुछ लोकल बिजनेस करती थी, ठीक है। तो उस लोकल बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती थी, यूपीआई ट्रांजैक्शन कह लो, बैंक ट्रांजैक्शन कह लो, तो उसकी सारी डिटेल हम लोगों ने कोर्ट में जमा कर दी कि भाई इसने ये बोला है अपने बयान में कि भाई मैं ऐसा कोई कार्य नहीं जानती जिससे मेरी आमदनी हो सके। और हमने कोर्ट में जो है लगा दी सारे प्रूफ कि भाई ये पढ़ी लिखी भी है और इसके पास आमदनी भी है और ये जो है ये व्यापार करती है। तो फिर कोर्ट का जो कोर्ट का फाइनली वो बना, तो इन्होंने एफिडेविट पे भी झूठ बोला और अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगाए और ये सब विपक्षी वहां पे लिख दिया, और अपनी पिटीशन में भी ये कह के आए थे कि हम ऐसा कोई कार्य नहीं जानते जिससे हम नहीं कर सके। तो आपके जो 340 के ग्राउंड बने वो पिटीशन भी ग्राउंड बनी और एफिडेविट भी ग्राउंड बना। हाँ देखो, अगर सिर्फ एक गलती होती, क्या कहते हैं, एफिडेविट वाली, तो एफिडेविट अगर सिर्फ गलत है तो उसमें ये लोग क्या बोल देते हैं कि जी वो जब इंग्लिश से हिंदी में किया ना तो उस टाइम पे वो गलत हो गया, जी जी, ये हमने जानबूझ के नहीं किया। जी जी। तो लेकिन जब हमने सपोर्टिंग एविडेंस दिए तो सपोर्टिंग एविडेंस देने से वो ग्राउंड स्ट्रांग हो गए कि तुम्हारी मैलिफाइड इंटेंशन थी। हाँ, इसमें मैंने आपका ऑर्डर भी पढ़ा था, उसमें भी ऑब्जर्वेशन जज साहब ने दी हुई थी कि लड़की पहली बात तो अच्छी पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, और वहीं पे उसने एक योग्य एडवोकेट को भी हायर किया हुआ है, तो अनुवाद करते टाइम गलती हो जाए ऐसा मानना उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीजें हैं, ये सारी ऑब्जर्वेशन थी कोर्ट की। तो कोर्ट ने भी अच्छा खासा समय लिया, ऐसा नहीं है कि 2-1 हियरिंग में ही जो है केस निपटा दिया, क्योंकि लड़कियों की तरफ थोड़ा सा कोर्ट इंक्लाइंड रहती है। लेकिन अगर अपने पास, आपके पास एविडेंस सॉलिड हैं, अगर आप बता रहे हो कि हाँ भाई ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड झूठ हैं, तो फिर कोर्ट के हाथ थोड़े बंद जाते हैं आपके फेवर में चीजें करने के लिए। जी जी जी, ये है। तो ये है पूरा मसला। हालांकि यार मेरा ये पहला केस नहीं है, आपको तो पता ही है, आपके चैनल पे हुआ था इसका प्रमोशन। इससे पहले भी एक केस था जिसमें 340 कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था। जी जी जी, लेकिन उस केस में एग्जैक्टली हुआ ये था कि 10,000 रुपए मेंटेनेंस लग गया था, और उसके बाद फिर वो देखिए, वो सर्कमस्टेंसेस हैं, केस बाय केस वो वेरी करता है। कुछ लोग होते हैं जिनका ये सोचना होता है कि हम 340 तब फाइल करेंगे जब लड़की के बयान हो जाएं या केस जो है बिल्कुल फाइनल स्टेज पे हो। देखिए दोनों अप्रोच बिल्कुल सही है। जो उस वाले केस में अप्रोच थी वो ये थी कि जब लड़की का एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड आ जाए और उस एफिडेविट पे लड़की कॉन्फिडेंट हो जाए कि भाई अपोजिट पार्टी ने कोई अपोज नहीं किया, तो वो क्या करते हैं, फिर उसी को एक बेस मान के अपना आर्ग्यूमेंट भी करते हैं और अपना फिर एविडेंस भी उसी पे देते हैं कि भाई हमने बयानों में भी ये बात स्वीकार। हाँ, तो वो इंटरिम एफिडेविट, इंटरिम मेंटेनेंस तो ले जाते हैं कोर्ट से, ठीक है। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो इंटरिम को बचाने की कोशिश करते हैं कि इंटरिम के पहले ही डाल दो। वो होती है एक, वो अप्रोच भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या है, पीपल आर वेरी इम्पेशेंट। लोग स्टार्टिंग में सोचते हैं कि सारे काम जल्द से जल्द कर लो। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है तो जैसे मेरे वाले केस में हुआ, हमारे पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग थे तो हमने पहले लगा दिया। लेकिन अगर किसी के पास उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है तो उनको फिर एंड में लगाना चाहिए, जिससे कि एक बेस बन सके कि भाई लड़की ने देखो झूठ बोला है।
जी, 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 जी। है ना? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो आप स्टार्टिंग में उसको ऑफेंसिव प्ले करके आप कर लो। हुँ, लेकिन हुँ। अगर आपके पास उतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है, मान लो आईटीआर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको लगता है कि इसने झूठ बोला है लेकिन मैं इस झूठ को बहुत अच्छे से प्रूव नहीं कर सकता हूँ, हुँ, मैं हुँ। खाली इंटेंट दिखा सकता हूँ कोर्ट को। जी। तो इंटेंट दिखाने का काम आप बाद में करिए जब लड़की ऑन पेपर सारा झूठ बोल दे। अपने ओके। बयान में भी, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी, एविडेंस में भी, जब वो सारा झूठ बोल दे उसके बाद, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ कि आपकी जो आपके पॉइंट्स हैं, हुँ, हुँ। 340 के जो ग्राउंड्स हैं, हुँ, वो हुँ। कहाँ किस तरीके से इफेक्टिव बैठेंगे। जी, 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 जी। हाँ, तो मेरा पर्सनली सोचना ये है, क्योंकि मुझसे काफी लोगों ने ये चीज पूछी तो उनको मैंने यही सलाह दी थी, अगर आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हैं तो हुँ, आप हुँ। इंटरिम के पहले भी कोर्ट में डाल सकते हो ऑब्जेक्शन कि भैया ये पूरा का पूरा केस जो है फर्जी है। ओके, लेकिन ओके। अगर आपके पास सिर्फ इंटेंट है शो करने के लिए, हुँ, हुँ। तो आप उसको लड़की के क्रॉस के बाद भी डाल सकते हो, वहां पे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ओके, ओके। तो उस टाइम पे जब आप ये कर रहे थे 340 हम्म आपने फ़ाइल किया था, तो हम्म लोगों हम्म। का आपको क्या कहना था? मतलब क्या उस टाइम पे तो मुझे लगता है आपकी आप उतना ज़्यादा समझते भी नहीं होंगे लीगली हाँ, चीज़ों उस को। टाइम उतना तो समझ नहीं थी, हुँ, बट हुँ। उस टाइम पर भी मेरे पास स्प्लिट ओपिनियन थी। हुँ, कई हुँ। लोगों ने कहा कि मत करो, हुँ, कई हुँ। लोगों ने कहा कि भाई लड़की के खिलाफ कुछ नहीं होता, हुँ, और हुँ। कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई अभी कोई फायदा नहीं है। बट मेरा जो, देखिए अगेन फिर वही बात आती है, मेरा जो उस टाइम पे ये था कन्विक्शन, वो यही था हुँ, कि हुँ। भाई जब मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं तो कोर्ट मना कैसे कर सकती है। जी, जी, जी। कोर्ट नीचे मना करेगी, ऊपर मना करेगी, सुप्रीम कोर्ट तक कोई मना कर देगी। सुप्रीम कोर्ट की तो खुद की रूलिंग है जी, जी। अनक्लीन हैंड्स को लेके। जी, 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 जी। तो मैं फिर वो कन्विक्शन लेके आगे बढ़ा था, लेकिन सबने मुझे ये कहा था कि अभी मत कर, कोई फायदा नहीं है, हुँ, लड़की हुँ। के बयान होने दे वरना लड़की कोर्ट में बेचारी बन जाएगी। ओके, ओके। हम्म। लेकिन अभी कैसे हालात हैं फिर उनके? यार अभी देखो, कह नहीं सकते, अभी वो हाल फिलहाल में हुँ, हुँ। तो पता नहीं सदमे में चली गई या कैसे, लेकिन वैसे तो कोई हलचल मुझे दिखी नहीं। मुझे उम्मीद थी शायद वो हाई कोर्ट जाएगी इस ऑर्डर के खिलाफ, लेकिन हुँ, हुँ। हाई कोर्ट भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। हाई कोर्ट में भी अभी तक कुछ केस मुझे दिखा नहीं है। अब दोनों वजह हो सकती है, स्ट्राइक भी चल रही है लगातार। हुँ, हुँ। मतलब अभी कहना बहुत गलत होगा बिकॉज इट्स टू सून। एक तो तो ये सितंबर का महीना पूरा स्ट्राइक में बीत गया, जी, जी, तो जी। उनके पास भी रीजन है, मान लो कोर्ट अभी ना जाने का कि भाई स्ट्राइक थी हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। मिड अक्टूबर या अक्टूबर तक का ही वेट देखो रहेगा। लेकिन जिस तरह का आपका ऑर्डर है और जिस तरह से आपने इसको बहुत वेल प्लेड आपने इसको तरीके से किया है, तो मुझे लगता हम्म नहीं है कि हाई कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ मिलेगी। और देखिए ये जो झूठे केसेस हैं, मेरे हम्म ओपिनियन में ये लगाए भी इसीलिए जाते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आपसे पैसा हड़पा जा सके। अब हम्म आपने उनका जो पैसा पाने का रास्ता था उसको तो एकदम ब्लॉक कर दिया है, तो जी। मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन अब चलेगा। देखिए भाई, कोर्ट में आने से पहले सबको पता होता है कि केस हमारा झूठा है, लेकिन तब भी वो आते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते किसकी क्या सोच है, क्या मंशा है। वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। अगर हाई कोर्ट वाकई में नहीं जाते हैं और वो जो अपील का पीरियड होता है वो निकल जाता है, हुँ, उसके हुँ। बाद तो चलो एक बार को सोच सकते हैं कि हाँ, वो लोग बैकफुट पे आ गए। लेकिन अगर मान लीजिए शायद लेकिन क्योंकि ठीक है कोर्ट में बहुत आने का देखो मेन पर्पस तो एक ये भी होता है तुम्हें परेशान करना, हुँ, हुँ। है ना। लेकिन परेशान तो अब वो हो गए हैं, मुझे लगता है स्टेट वो वर्सेस तो हो केस गए उनके हैं, खिलाफ चल गया है। हाँ वो तो हो गए हैं, लेकिन जिसमें कि अगर कोर्ट ऑलरेडी मान चुकी है कि वो गिल्टी हैं और उन्होंने करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गलत डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया है। बिल्कुल। तो बस वही है, इसलिए मैं अभी कुछ आप ही चैनल पे बोल नहीं सकता कि हाँ ऐसा ही होगा, हुँ, वरना हुँ। वो गलत होगा आपकी ऑडियंस के लिए। जी, जी, तो जी। मेन थिंग है कि अभी इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन, आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। लेकिन बहुत सही है, इससे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे हमारे सभी भाई जो कि झूठे केसेस झेल रहे हैं, और वो सभी लड़कियाँ जो कि इस तरह से झूठे केसेस करती वो हैं, डीमोटिवेट होंगी। वो डिमोटिवेट होंगी। और शायद उनके मन में एक डर बैठेगा कि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, उसका मटका जल्दी ही फूट जाता है। फूट जाएगा। तो अभी आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? क्या आप अभी सोच रहे प्लान हैं? देखिए ये है, उन्होंने डीवी का भी केस फाइल किया हुआ है अपोजिट हुँ, पार्टी हुँ। ने। तो डीवी में एक्चुअली मेरा इंटरिम मेंटेनेंस बन गया था, है ना। तो अब क्योंकि दोनों ही केसों में सेम इनकम एफिडेविट लगाया था, ओके। और डीवी चलती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और फैमिली कोर्ट जो है सेशंस कोर्ट के बराबर होती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये 340 का ऑर्डर, क्योंकि अभी स्ट्राइक चल रही तो मैं कुछ कर नहीं पाया, तो 340 का ऑर्डर मैं डीवी में लगाऊंगा हुँ, कि हुँ। जब अपर कोर्ट का ये व्यू है सेम इनकम एफिडेविट पे, हुँ, तो हुँ। आप ये केस कैसे चला सकते हो। बहुत बढ़िया। हाँ, तो लेकिन अगर उसमें भी अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि ये पूरा स्ट्राइक के चक्कर में डिले हुआ है, तो कोर्ट खुलती है तो उसके बाद, क्योंकि मुझे भी एक बार लॉयर से कंसल्ट करना है अपने कि हुँ, इसकी हुँ। क्या स्ट्रेटजी रहेगी,
लेकिन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट है मेरे और मेरे लॉयर का, वो यही है कि हाँ 340 का ये ऑर्डर हम डीवी में लगाएंगे। बेहतरीन। हाँ, यानी बहुत अच्छा रहेगा फिर तो इस कोर्ट में भी उनको उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई फिर से चलाई उम्मीद जा सकेगी। उम्मीद है पूरी। हम्म, और जैसा भी उसका ऑर्डर आता है या जो भी ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आती है, हम्म। मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, वरना आप फॉलो करते ही हैं, आपको तो मालूम पड़ ही जाएगा। जी जी जी, हम आपको गुड लक विश करते हैं और सभी थैंक हमारे यू। व्यूअर्स भी आपको गुड लक विश करते हैं। आप सब कमेंट्स में राहुल को गुड विशेस वेल विशेस दे सकते हैं कि ऐसा जरूर हो, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा जरूर हो। क्या मैसेज देना चाहते हैं सभी योद्धाओं को, सभी भाइयों को जो बेचारे लड़ रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ फिलहाल के लिए कि देखो, ये जो लड़ाई है बहुत स्मूथ लड़ाई नहीं है। आधा खेल दिमाग का है, एंड हर बंदे को अपना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। हर छोटी छोटी बात के ऊपर वो ये ना सोचें कि भाई मेरा वकील गलत है या कोर्ट में तो काम ही नहीं होता। यहाँ पे एक छोटा सा भी अगर पेपर हिलाना हो ना, तो उसकी भी 10 तारीखें लग जाती हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, एंड अगर आप इतने टाइम में, जो टाइम मिलता है आप लोगों को, इस टाइम में आप ये सोचिए कि आप एविडेंस कैसे निकाल सकते हैं। चाहे वो एविडेंस कितना भी छोटा हो, लेकिन उसको निकालने की कोशिश करिए। जी। कहीं कोई पुरानी ईमेल, कोई चैट, कोई कॉल रिकॉर्डिंग, हर चीज काम आती है, लेकिन अगर आप एंड टाइम पे ढूंढने बैठोगे तो कभी नहीं मिलेगी। जब आप खाली बैठे हो तब रैंडम, देखिए ये तो कहना गलत होगा कि किसी को केस की टेंशन नहीं होती या कोई केस के बारे में सोचता नहीं। हर कोई सोचता है, हर समय सोचता है। तो उस टाइम में अगर कोई पुरानी ऐसी याद आ जाए चीज, तो उसको निकालने का प्रयास करें और उसे अपने पास कहीं पे रखें। ओके। क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है। जी ये छोटे छोटे एविडेंस आपको रास्ता दिखाते हैं कि हाँ अपोजिट पार्टी कहाँ गलती कर सकती है। और जो कि महिलाएं हैं जो इस तरह के झूठे केसेस डालते हैं, उनके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से? उनके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक बार केस डालने से पहले कोर्ट में जाके जो दूसरी महिलाएं हैं जो केस लड़ रही हैं, उनसे बस एक बार बात करें। देखिए, वकील आपसे कभी ये नहीं कहेगा कि मैडम आप केस मत डालिए। अगर वो ये कहेगा तो उसके घर की रोटी नहीं जलेगी, जी। उसके घर में रोटी नहीं बनेगी, है ना। तो वकील के पास अगर आप चले गए हो, 2 कदम आगे जाओ और एक बार कोर्ट में किसी एक महिला से मिल के आओ और उससे ये पूछना कि कितने साल से आप इस केस को लड़ रहे हो और क्या हासिल हुआ है आपको। जी। और उसके बाद फिर ये सोचना, क्या आपकी अपने पति के साथ लड़ाई इतनी मायने रखती है कि उसको इतना समय दिया जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, और इतना पैसा, इतनी शिद्दत लगाई जाए। मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी 2 लोगों की नहीं बनती है, आपसी रजामंदी में अलग हो जाओ, बिना कोर्ट कचहरी जाए। लड़का भी खुशी खुशी सेटलमेंट कर लेगा। और डिमांड भी ऐसी ना रखो कि भाई ताजमहल मांग लो। हर बीवी को अपने पति की नौकरी पता होती है, हैसियत पता होती है। उस हिसाब से आप बीच में बैठो, आपसी सलाह में फैसला करो और आगे बढ़ो। अगर आप किसी एक इंसान के पीछे, मतलब ये सलाह एक्चुअली मेरी लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। अगर आप किसी एक इंसान के पीछे अपनी जिंदगी खराब करने को राजी हो, तो आपकी मानसिकता बहुत विध्वंसक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल। आप ही के अंदर जो ईगो होती है, जो द्वेष होता है, उसी को यूज करते हैं सब लोग कचहरी। क्योंकि आप फिर उस मानसिकता के लोग हो, उस कैटेगरी में आते हो कि तू अगर मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा, या तू अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी और की होने नहीं दूंगा। ये मानसिकता बहुत गलत है। और आप जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो ना, उसमें आप खुद भी गिर रहे हो। तो ये मैं कहना चाहूंगा, अपने दिमाग को प्रयोग करें, लेकिन वकील के पास जाके ये सोचना, सपने देखना बेवकूफी है, सरासर बेवकूफी है। बिल्कुल। अमूमन क्या होता है, हर केस में जब लड़की जाती है तो उसको यही सपने दिखाए जाते हैं कि चलो उसको तो तेरे पैरों में गिराऊंगा, उसे तो अब माफी मांगेगा, तुझे जितने पैसे तू मांग रही है सब देगा, सब कुछ करेगा। लेकिन ये सपने कहाँ तक सच होते हैं, वो आज इस वीडियो में मुझे लगता है ज्यादातर महिलाएं देख रही हैं। दूसरे के लिए खोदा गया गड्ढा, उसमें आप भी गिर सकते हो, और शायद आपके लिए भी एक ऐसा ही गड्ढा खोदा जा रहा है। भाई आप एक चीज देखिए, मतलब आउट ऑफ द टॉपिक, अगर मान लीजिए आपको इतनी मेहनत करके, अगर लड़के की तनख्वाह मान लीजिए, क्योंकि एक हैं हमारे परिचित, उनकी 1.25 लाख रुपए महीना की तनख्वाह है,
उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है। उनकी 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह उनकी अपनी है। उस 1.25 लाख में से आपको क्या लगता है कोर्ट ने कितना मेंटेनेंस बांधा होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये 150 होना चाहिए, और अगर बच्चा भी है तो फिर ये 1/3 हो सकता है। नहीं, उनके बच्चा नहीं है। हम्म, चलो आप 1/5 मान लेते हैं, जी है ना? तो 25,000 के आपके हिसाब से जी। उस लड़के का कोर्ट ने गुजारा भत्ता बांधा सिर्फ 10,000 रुपए, साल का 1.25 लाख रुपए। अब आप मुझे बताइए उस लड़के के लिए साल में अगर 1.25 लाख रुपए उसको देने पड़े, उसके लिए तो पैरों की धूल है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ये सोचेगा मैंने पूरे साल में सिर्फ 11 महीने काम करा। जी जी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लड़ाई लेकिन ऐसी उस नहीं 1 है लाख इसके लिए रुपए से लड़ा उस जाए। लड़के का कुछ भला होने वाला नहीं है, और वो भी अगर सामने एडवोकेट है लड़के की तरफ से, तो वो भी आसानी से जल्दी से देने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। हाँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ। तो लड़कियों के लिए तो खासकर मेरी सलाह है, ये लीगल लड़ाई ना लड़ें, ज़्यादा बेहतर है आपसी रजामंदी में सेटलमेंट कर लें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका, इतना समय हमें देने के लिए और सबको मोटिवेट करने के लिए। जी, और हम आपको अगेन फिर से गुड लक विश करते हैं आपके बहुत नेक्स्ट बहुत केस में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा, बात करके अच्छा लगा। दोबारा मुलाकात होगी टीवी के ऑर्डर के बाद। जी जी जी। धन्यवाद। चलिए, ओके, बाय।